Yes, you are. ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ और आज मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी। तो मेरा नाम साशा है और मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं एक राइटर भी हूँ जिसकी अभी अभी एक बुक छपी है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स और जो भी आप सोचते हैं उसको आप कैसे लिख सकते हैं। कैसे आप एक पेपर, आपको सिर्फ एक पेपर और पेन चाहिए होता है लिखने के लिए और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम इन सब के साथ अपने थॉट्स और अपने इमोशंस एक दूसरे को बता सकते हैं राइटिंग के थ्रू। बोलते तो सब है बट राइटिंग के थ्रू एक अलग प्लेटफॉर्म होगा, वो कैसे सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मनीषा, कैन यू शो द पीपीटी? Sure. थोड़ा सा जूम इन करना। Is it visible? थोड़ा सा जूम इन। हाँ, और फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड से करना। ठीक है, ओके। मैं बीच बीच में वीडियो ऑन करती रहूंगी। Sure. If you can keep it, अगर कहीं पे भी नेटवर्क इशू आएगा देन आप वीडियो ऑफ कर लेना। अगर इफ यू कैन कीप ओके इट। ओके ओके ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड। तो सबसे पहले तो मुझे एक्चुअली मुझे बच्चे नहीं दिख रहे। अगर मैं पीपीटी देख रही हूँ तो फिर मुझे बच्चे नहीं दिख पा रहे हैं। कैन स्क्रॉल इट, यू कैन स्क्रॉल एंड सी द पिक्स। बच्चों ड्राइंग मत करो प्लीज। ठीक है, तो फिर मैं अपने लैपटॉप पे आई ओपन इट। ओके, बच्चों आप सबको पीपीटी दिख रही है? ऐसे करो, सब दिख रही है तो हम सब ओके। वेरी गुड। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज एन इंट्रोडक्शन टू द आर्ट ऑफ राइटिंग थ्रू नॉलेज एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि किस किस को लिखना पसंद है। किसी को लिखना पसंद है तो ऐसे करेगा। सबको लिखना पसंद है? चलो बढ़िया। तो हम आज पढ़ेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं अपने नॉलेज के थ्रू और अपने क्रिएटिविटी के थ्रू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राइटिंग क्या होती है। अच्छा, इनसे मैं इंटरेक्शन करूँ तो कुछ पूछ सकती हूँ अगर दे कैन स्पीक? हाँ हाँ, यू कैन आस्क। किसको अनम्यूट करना है, विल डू इट। ओके, तो मैं सबसे पहले पूछूंगी कि किस किस को पता है कि राइटिंग का क्या मतलब होता है। किसी को पता रिद्धिमा है? को पता है। रिद्धिमा को पता है। रिद्धिमा आप बताओगे? अनम्यूट करो। यस मैम। मैम अपनी कोई भी बात जो है उस मतलब कोई भी अपने इमोशंस जो है उसे लिखने को राइटिंग करते हैं और लोगों के साथ उसको शेयर करना। वेरी गुड। तो रिद्धिमा ने जैसे बताया कि राइटिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो भी हमारे मन में चल रहा होता है, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, वो सब हम अगर लिखते हैं
तो उसको हम एक राइटिंग के फॉर्म में देते हैं, प्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो राइटिंग कुछ नहीं होती, बस क्या होता है राइटिंग में, अगर आप सबको बोला जाए कि आपको एक पेज लिखना है किसी भी चीज के ऊपर, आपका कोई भी मनपसंद हो, आपको अगर खुद के ऊपर लिखना है, आपको अपने मम्मी के ऊपर लिखना है, पापा के ऊपर लिखना है, भाई बहन के ऊपर लिखना है, तो उसमें क्या होगा, आप लिखेंगे, क्या इंक्लूड होता है उसमें, वर्ड्स होते हैं आप जो सोचते हैं, फिर वो जो वर्ड्स होते हैं वो एक सेंटेंस में फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो आपके थॉट्स होते हैं, वो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं कि कैसे आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो ये एस थम्स अप करेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि राइटिंग कैसे लिख सकते हैं थ्रू नॉलेज। अच्छा, नॉलेज का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? किसको पता है बच्चों, कौन बताएगा? अवंतिका बता रही है। अवंतिका अनम्यूट करो। नियति आप नियत। मैम मैम नॉलेज का मतलब जो हम इधर उधर से कलेक्ट करते हैं। वेरी मैम- गुड। मैम जो हमको हाँ। अपने संस्कार होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। नॉलेज का मतलब होता है कि हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हम रीडिंग से करें, चाहे वो हम किसी को सुनकर हमें कुछ नॉलेज आए, या फिर किसी चीज को देखकर हमें नॉलेज आए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है नॉलेज, जरूर नहीं है कोई पर्टिकुलर फॉर्म में कोई एक ही तरीका और नॉलेज सीखने का, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब कौन बताएगा? किसको पता है बच्चों, कौन बताएगा? कोई बताएगा? किसी को पता है? कोई भी हैंड रेज कर दो जिसको पता हो। वैष्णवी। वैष्णवी। मैम जो हमारे दिमाग में आइडियाज है उसको ड्राइंग में या फिर लिखकर वो मतलब हम कर सकते हैं, वो क्रिएटिविटी होती है। हाँ, जो भी हमारे बेसिकली अगर हमको एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना है क्रिएटिविटी को, तो वो होती है हमारी इमेजिनेशन, ठीक है, हमारी कला जो हमारे दिमाग से होती है, ठीक है। हम बहुत तरीके की क्रिएटिविटी होती है, हम डांस भी करते हैं, हम सिंगिंग भी करते हैं, हम स्पोर्ट्स भी करते हैं। राइटिंग में क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है कि हम जो अपने थॉट्स, जो हमारी जो फीलिंग्स है, हम उनको लिख रहे हैं और एक अलग फॉर्म में उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, एक अलग तरीके से हम उनको लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है, तो हम आज का टॉपिक ये है कि हम कैसे राइटिंग को नॉलेज और क्रिएटिविटी के थ्रू हम लिख सकते हैं। मनीषा, नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। सबको दिख रही है सेकंड स्लाइड? ओके, तो आज हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज, टाइप्स ऑफ राइटिंग। अच्छा, ये तो सबने बता दिया कि राइटिंग का मतलब क्या होता है, कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, उसको हम लिखते हैं। बट राइटिंग भी तरह तरह की होती है, ठीक है। हम अगर बुक्स से पढ़े, ठीक है, आपकी जो सपोज आपकी स्कूल बुक्स होती है, ठीक है, उसमें से आप क्या करते हो, उसको आप बुक खोलते हो, आप उसमें जो लिखा होता है वो आप पढ़ते हो और फिर आप उसको लिख देते हो, ठीक है। और एक होती है क्रिएटिव राइटिंग, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो आप खुद का दिमाग लगाएंगे, बुक्स की जरूरत ही नहीं होती, आप बुक्स को बंद करके जो आपके खुद के माइंड में आ रहे हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उन सबको आप लिख रहे हो, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि 2 तरीके की राइटिंग होती है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं राइटिंग को। जरूरी नहीं कि हर किसी को राइटिंग पसंद हो, किसी किसी को बोरिंग भी लगती होगी, किसी को लगती है बोरिंग कि नहीं, मन ही नहीं करता लिखने का। हैंड्स रेस करो, हैंड्स किसी को नहीं पसंद राइटिंग तो। स्नेहा सबको सदन, पसंद है। आपको नहीं पसंद है क्या? आपने हैंड रेज किया है। स्नेहा सदन, आपको राइटिंग पसंद है? अच्छा, आपको पसंद है, ठीक है। ठीक है, चलो, सबको पसंद है, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अब हम यही मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे
पसंद है मैम। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है ये कि आप सबको राइटिंग लिखना पसंद है, और तो इसलिए आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे आप राइटिंग को एंजॉय कर सकते हैं एक अलग फॉर्म में। ठीक है, तीसरे हम बताएंगे कि मैं सिखाऊंगी कि आपने जो लिखा वो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने सही लिखा गलत लिखा। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये 3 चीजें हम आज पढ़ेंगे। मनीषा, 4th स्लाइड। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें बता रखी है, एकेडमिक राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग। तो ये 2 वर्ड्स किसी ने सुने या नहीं पता सुने? है बच्चों? अगर पता है तो अर्शिता आपको पता है? अच्छा ठीक है, आप अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट कर दो आप। मैम, एकेडमिक राइटिंग वो होती है जिसको हम बुक से देख के लिखते हैं या पढ़ के लिखते हैं, और क्रिएटिव राइटिंग वो होती है जो हम थॉट करके लिखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल एग्जैक्टली इसका मतलब यही होता है। एकेडमिक राइटिंग का मतलब होता है कि हम बुक से देखकर कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, कोई सी भी बुक्स हो सकती है आपकी, ज्यादातर आपकी स्कूल बुक्स इंक्लूड होगी इसमें, जो भी आपको आप स्कूल जाते हैं सब? तो आपको जो स्कूल में बुक्स मिलती है, तो उन बुक्स में से जो भी आपको देखकर लिखना होता है, आपके जो एग्जाम्स होते हैं, तो वो एकेडमिक राइटिंग में होता है। क्रिएटिव राइटिंग में आपका माइंड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों प्लीज आप ड्राइंग करना बंद करो, बार बार मत करो, वैसे क्लास डिस्टर्ब होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करना, एकेडमिक राइटिंग वाला 5th स्लाइड है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आया तो थम्स अप करो, और कुछ भी नहीं समझ आया तो मुझसे पूछो। सबको सब समझ आ गया? कुछ भी डाउट हो तो मुझसे अभी पूछना। ठीक है, ओके। तो एकेडमिक राइटिंग मैंने बताया कि आपकी जो स्कूल बुक्स हो गई या कोई भी और बुक्स हो गई, तो उसको हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एकेडमिक्स का मतलब होता है कि आप अपने एजुकेशन से जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कहीं बाहर जाके कुछ नहीं सीख रहे, जो बेसिकली आपको जो बुक्स प्रोवाइड हो रही है उसी से आप जो सीख रहे हैं वो एकेडमिक बुक्स होती है। ठीक है, आप किसी के भी बारे में पढ़ सकते हैं। आप पढ़ो कि महात्मा गांधी के बारे में या किसी और भी चीज के बारे में, तो वो सब एकेडमिक्स बुक्स में आएगी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज कि एकेडमिक राइटिंग में आप कुछ भी लर्न करते हैं या आप कुछ भी लिखते हैं, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स से लिखते हैं, आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करते हो, है ना। आप सिर्फ जो बुक्स में लिखा है, आपका कोई भी एग्जाम हो रहा है सपोज, तो आप क्या करोगे, आप बुक खोलोगे, आप उसको पढ़ोगे, आप उसको लर्न करोगे उसमें से चीजें, और आप बिल्कुल वही सेम टू सेम चीज आप लिख कर आ जाओगे एग्जाम में, है ना। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपने कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कि आपने कोई चीज हाँ रिद्धिमा, आप बोलिए। मैम, कॉपी पेस्ट का मीन होता है सेम इट इज मैम, मतलब जो हमें मतलब आपकी आवाज नहीं आई थिंक वॉइस इंटरप्ट हो रही है। सागर बता रहे हैं, सागर आप अनम्यूट करो। मैम, कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि जैसे कुछ चीज चीटिंग करना, जो कॉपी में लिखी और हमने वही स्कूल में लिख दिया, हम उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही। तो एकेडमिक राइटिंग में यही होता है कि आप
खुद का दिमाग आपने बिल्कुल यूज नहीं किया, आप जो बुक्स में लिखा है वही आपने एज इट इज जाके अपने एग्जाम पेपर में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, किस किस को लगता है कि जो आप एग्जाम्स देते हैं तो आपको तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आप बिल्कुल वो जो बुक में लिखा होता है ना वही लिख कर आओगे, तभी हम फर्स्ट आएंगे क्लास में। वैष्णवी आप अनम्यूट करो। नो मैम, मैम क्योंकि जो टीचर्स होती हैं वो अपने माइंड को यूज करने के लिए भी बहुत वक्त देती हैं एग्जाम में। वेरी गुड। क्रिएटिव। सेकंड स्टेप होना चाहिए आपका। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जैसे चैप्टर पढ़ना। अर्चिशा आई थिंक, हाँ, अर्चिशा ने बोला कि हाइजीन एंड हेल्थ है, ठीक है। तो हाइजीन एंड हेल्थ का पहले आपको मतलब समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता, वैसे आपकी टीचर्स होती ही है आपको बताने के लिए, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको और इंटरेस्टिंग बनाना है इसको समझने के लिए, तो जरूरी क्या होता है कि आप प्रैक्टिकली समझो। प्रैक्टिकली कैसे? जैसे हाइजीन से और हेल्थ से हमें सबसे पहले दिमाग में क्या क्या आता है इस टाइम? कोई बताएगा? हाइजीन और हेल्थ से क्या आएगा दिमाग में? एग्जाम्पल कोई भी। हाँ नियति। मैम अपनी बॉडी को फिट रखना। हाँ, अभी जो कोई प्रैक्टिक, किसी ने कोविड लिखा है, हाँ। मैम हाँ हाइजीन का मतलब जैसे हम अपने हाथ बार बार वॉश करते रहें हाँ और अपने हाथ को हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। हाँ, तो मतलब अभी कोरोना के टाइम पे यही हो रहा है ना, सब यही बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हैंड्स वॉश करने चाहिए, आपको अपना हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो जरूरी क्या होता है कि जब हम एकेडमिक राइटिंग पे कुछ काम कर रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसके हेडिंग समझ आनी चाहिए, ठीक है। और हेडिंग समझने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ उसी चीज को रटते जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है और हमको सिर्फ एग्जाम में पास होना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं और हम लिख रहे हैं और हम पास हो गए। क्योंकि हमें नॉलेज भी तो चाहिए ना, साथ साथ चाहिए नहीं चाहिए साथ में नॉलेज? इस वेरी गुड। तो इसीलिए जरूरी होता है कि आप पहले टॉपिक को समझे। फर्स्ट स्टेप आप लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप पहले हेडिंग को समझे, जो टॉपिक है उसको समझे। फिर सेकंड स्टेप होता है कि उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है, उसके अंदर जो मैटर लिखा है कि हाइजीन और हेल्थ के बारे में जो जो लिखे, जो जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप फिर उसको पढ़े, है ना। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? हम सब करो, सबको समझ आ रहा है तो ओके। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने बोला कि हमने वो टॉपिक समझ लिया, हमने अच्छे से, हमको पता लग गया कि ये टॉपिक इस बारे में है, अब हम उसको लिखेंगे कैसे? तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो फिर आप किस तरीके से लिखते हो फिर उसको? हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को, फिर बोलिए। अर्शिता बता रही है। मैम मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे याद होता है उस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले उसे समझती हूँ और फिर लिखती हूँ। वेरी गुड। तो ये तो सबसे जरूरी होता है कि आप पहले समझे और फिर लिखें। नियति आप बताएं, आप कैसे करते हैं? मैम पहले जब मैं उसको पढ़ती हूँ फिर मैं उसको अच्छे से समझ लेती हूँ, उसके बाद जो मुझे उसके बारे में पता होता है मैं उसकी समरी, पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अच्छे से पढूं और उसकी समरी लिखूं। वेरी गुड। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है
कि आपने जब समझ लिया है एक टॉपिक को, उसके हेडिंग को और उसमें जो मैटर लिखा है उन सबको जब समझ आ गए, तो आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए, आप बुक को बंद कर दीजिए, बिल्कुल साइड में रख दीजिए, एक पेपर लीजिए। एक जरूरी नहीं है आपको वो हर एक चीज याद हो जो आपने पढ़ी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका माइंड जब यूज होगा। ठीक है, अभी हम सपोज आपने पढ़ लिया, आपकी बुक साइड में खुली हुई रखी है, ठीक है, और आप लिख रहे हो साथ साथ, तो हमारा ह्यूमन नेचर क्या होता है कि हम लिख रहे हैं और कुछ याद नहीं आया हमें, तो हम झट से बुक्स को देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा था, है ना। ऐसा नहीं करना है, हमको बुक बंद रखनी है, उसके बाद हमें लिखना स्टार्ट करना है, और हमें जो भी समझ आया उस टॉपिक से तो हम उसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, जितना भी समझ आया। आप समरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे नियति ने कहा कि वो एक समरी बनाती है और फिर जो भी उसको समझ आया वो लिख लेती है। दूसरा तरीका होता है कि आप पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो ज्यादा याद रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? ओके, वेरी गुड। हर्षिता, आपको कुछ पूछना है क्या? अच्छा, समझ आ गया ना सबको? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो प्लीज आप चैट में लिख दो। बच्चों, आप लोग जो ग्रुप में हो ना, आप भी आंसर करो मैम जो भी पूछ रही हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन? कौन सी स्लाइड पे हो? हेलो, हाँ मैं 8th स्लाइड पे हूँ। ठीक ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि हम बहुत तरीके होते हैं कि हम जब बुक से पढ़ते हैं तो हम उसको कैसे लिखें। हम समरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम उसको पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इससे हमारा माइंड यूज होता है, इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, हम जितना अपना माइंड यूज करेंगे हमारा माइंड उतना शार्प होगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी होता है कि जब भी आप कोई बुक्स खोलो, जब भी आप उसके बारे में कुछ पढ़ो, तो आपको सबसे पहले अच्छे से टॉपिक समझ आ जाना चाहिए। कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए आपको समझ नहीं आया। तो आपको 2 चीजें करनी है हमेशा एकेडमिक राइटिंग में, पहले आपको समझना है और फिर लिखना है, वो भी बुक बंद करके। ठीक है, फिर जब आप पूरा अपना है कि हाँ हमने लिख लिया है जितना हमारे दिमाग में था, उसके बाद बताओ बच्चों, किस किस को कोई भी, किसी को तो लगती होगी, स्नेहा मेरे को तो सदन बहुत हाउस लगती थी बता मेरे रहे हैं। टाइम स्नेहा पे। सदन हाउस, अनम्यूट करो आप। बोलो बच्चों। कोई भी बोल दो। मतलब सबको पसंद है अपनी स्कूल बुक्स। वैष्णवी बोलना चाहे। मैम हाँ, मैम मेरे को बस एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, कौन सा सब्जेक्ट? एसएसटी। एसएसटी? यस मैम। अच्छा, मतलब कि आपको हिस्ट्री नहीं पसंद है ना, ज्योग्राफी नहीं पसंद, बहुत बोरिंग लगती होगी कि एक चीज मैम बोले जा मुझे रहे। हिंदी एंड इंग्लिश पसंद नहीं है, पर ईवीएस एंड मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैम अच्छा, तो और किसी को कोई चीज नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद? रिद्धिमा, आप बताओ। मैम मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं मैम। मुझे ना वो वाला मतलब उसमें बताना था जो आपने पहले वाला क्वेश्चन मुझसे मतलब हमसे पूछा था कि अगर आप मतलब कुछ भी अगर आप पढ़ते हो तो आप उसे कैसे मतलब उसको समझते हो। तो मैम हाँ सबसे पहले मैं इसमें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोले। यस मैम। तो मैम सबसे पहले तो हमें जो हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में मैम जो हमने जितना पढ़ा है उसमें मतलब और भी हमें थोड़ा बहुत ढूंढना चाहिए उसे प्रैक्टिकली। और मैम जब हमें वो मिल जाता है तो जैसे नियति ने कहा हमें उसे समराइज कर देना चाहिए। और मैम अगर हमने उसे अच्छे से पढ़ लिया है तो मैम उसमें मतलब और हमें मैम दूसरों को भी समझाना चाहिए उसमें। और मैम उसमें हम कुछ पोएम्स भी मतलब बीच बीच में कोटेशन भी कर सकते हैं जिससे वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे।
और मतलब उन्हें भी वो समझ आए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो आपका नाम क्या है? रिधिमा। और नेटवर्क रिद- प्रॉब्लम हो रहा है शायद उसका थोड़ा। हाँ, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तो रिद्धिमा, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम कुछ समझ लेते हैं तो उसको लिखे कैसे, उसको समराइज कर सकते हैं, उसको पॉइंट्स में डाल सकते हैं। और आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट डाला कि हमको दूसरों को समझाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या होता है कि हमें लिखने का भी मन नहीं कर रहा, ठीक है, किसी को उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मन कर रहा लिखने का जो भी हमने पढ़ा। तो जो भी आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, जिनसे भी आप बात करना पसंद करते हैं, या फिर कोई आपकी, आपके मम्मी पापा, जिससे भी आपको शेयर करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जो भी पढ़ा आप उसको डिक्टेट कर सकते हैं वापस। डिक्टेट मतलब आप उसको वापस समझाने वाले को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड इम्प्रूव होगा। आपको आपको बुक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या होता है कि जब हम बार बार बुक्स को रेफर करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा माइंड यूज नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम बार बार बुक्स को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा माइंड काम ही नहीं कर रहा है, इससे हमारी नॉलेज नहीं बढ़ रही है। अगर आप किसी को बताएंगे कि हमको ये समझ आया, तो आप जिसको भी आप बता रहे हैं तो वो सामने वाला आपको दो चीजें हो सकता है और कुछ नहीं बताए उस टॉपिक से रिलेटेड। होता है ना ऐसा कि हम सपोज हम कोरोना के बारे में किसी को बता रहे हैं कि आज मैंने ये पढ़ा कोरोना के बारे में, तो सामने वाला भी हो सकता है आपको और नई चीजें बताए कि मैंने भी ये पढ़ा आज कोरोना के बारे में। तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, ठीक है, आपकी डबल नॉलेज आएगी आपके पास, ठीक है। आया समझ में इससे? अर्चिशा कुछ हाँ, बोलना उनको चाह कुछ रही है? पूछना है शायद। अनम्यूट करो। मैम जो आपने तरीका बताया उसको मैंने यूज किया था। मैम ने एक चैप्टर पढ़ा था हेलेन केलर, उसके बारे में सबको बताया। फिर जब उसके क्वेश्चन आंसर आए मैंने बहुत अच्छे से किया। वेरी गुड। तो इसीलिए इससे क्या होता है कि आपको जब आप बुक्स खोलेंगे, अपनी स्कूल बुक्स खोलेंगे, तो इससे आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी बुक्स, क्योंकि आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे खुद से, ठीक है। आप अगर एक ही बुक को बार बार पढ़ते रहेंगे और सिर्फ आपको, अगर आप अपने माइंड में ये रखेंगे कि आपको बुक सिर्फ इसलिए पढ़नी है कि हमको एग्जाम में पास होना है, हमको टॉप करना है, हमको फर्स्ट रैंक चाहिए, हमको सेकंड रैंक चाहिए, तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आप उस एग्जाम तक तो आप बिल्कुल मतलब टॉप पे रहेंगे कि हाँ मैं फर्स्ट आया। फिर उसके बाद क्या होगा, कोई सपोज आपको अगर आगे 10 दिन बाद भी कुछ पूछे कि उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने अपने दिमाग से नहीं पढ़ा। हमने तो क्या किया, हमने रटा, हमने बुक्स खोली, हमने पढ़ा, हमको समझ आया नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी कि हम समझे और फिर हम उसको लिखे जरूर। लिखने से क्या होता है कि आपके माइंड में हर चीजें ज्यादा जल्दी से डेवलप होती है, जल्दी से आप स्टोर होती है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ओरली पढ़ते रहेंगे तो कभी भी आपका माइंड इतना काम नहीं करेगा, ठीक है। समझ आया? अच्छा, किसी को लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर हम ओरली पढ़ते हैं तो हमारा तो फिर भी उतना ही दिमाग चलता है? और प्रकृति को कुछ पूछना है शायद। अनम्यूट करो। हाँ मैम जो आपने तरीका बताया था वो मैंने अप्लाई किया था। हाँ मेरा ईवीएस का एक चैप्टर था, उसमें मैम ने हमें कार्निवोरस समझाया था। उसमें एक ही क्लास में वही समझा पाई थी, तो अगली क्लास में वो हार्निवोरस समझा रही थी, हार्निवोरस एनिमल्स। तो मैंने कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में मेरी फ्रेंड से शेयर किया। उसने मुझे हार्निवोरस एनिमल्स के बारे में भी डिटेल्स बता दी, तो मैं अगली क्लास को ज्यादा अच्छे से समझ पाई। है ना। तो ऐसा होता है कि अगर आप अपने फ्रेंड से, अपने किसी से भी, जिससे भी आपको शेयर करना है, अगर आपने जो पढ़ा आप उससे शेयर करते हैं, तो आपके पास जो नॉलेज है आप वो भी शेयर कर रहे हैं, और उसके पास जो नॉलेज है वो आपके पास भी आ रही है। तो इससे क्या होता है कि डबल नॉलेज आ रही है आपके पास, है ना। ठीक है, हम सब ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि सबको अपनी स्कूल बुक्स इंटरेस्टिंग लगती है, किसी को भी बोरिंग नहीं लगती? सागर को बोरिंग लगती है, नियति को भी बोरिंग लगती है। अच्छा, क्यों लगती है बोरिंग? हाँ नियति। मैम मुझे ना वो जो हिस्ट्री की बुक्स होती हैं वो बोरिंग लगती हैं, क्योंकि उसमें जो होता है वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं और उसमें मैथ्स भी आते हैं, तो मैथ्स में वो बहुत बोरिंग लगता है उसे सॉल्व करना। हाँ, क्योंकि राइटिंग में सबसे जरूरी क्या होता है कि अच्छा, आपको अगर मैं बोलूं कि आपको सिर्फ हाफ पेज लिखना है किसी के भी ऊपर, खुद के ऊपर भी लिख सकते हो आप, या फिर जो भी आपको पसंद है, और वही मैं बोलूं कि आपको उसके 10 पेजेस लिखने हैं, किसी को पता है क्या होगा सबसे इजी? हाफ पेज लिखना है 10? मैम हाफ पेज लिखना इजी होगा मैम, क्योंकि हाफ पेज में जो होता है अपने बारे में लिखना है तो फिर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और जो 10 पेजेस होंगे फिर हम उसमें सोचते रह जाएंगे कि हम क्या लिखें क्या लिखें। तो मतलब कि नियति के हिसाब से अगर पेजेस बढ़ते रहेंगे तो कंटेंट कम होगा, मैटर कम होगा लिखने का, है ना? यही मतलब है ना आपका? ठीक है, तो इस पे ओके, तो इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि क्या होता है कि हम हाफ पेज और 10 पेज का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया। मैं अगर बोलूं आपको हाफ पेज लिखना है, तो इसमें आप, जरूरी नहीं है कि जितने ज्यादा लंबे आंसर्स होंगे, जितने ज्यादा आप पेजेस लिखेंगे आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है? क्या होता है कभी कभी हम 10 पेजेस भी लिख देते हैं, बट मीनिंग क्या होता है उसमें, मतलब कुछ समझ नहीं आता टीचर को भी कि क्या लिखा है ना? हमने 10 पेज तो भर दिए, बट उसमें जो इंटरेस्टिंग कंटेंट या मैटर जो भी आपने पढ़ा बुक्स में से, वो कवर ही नहीं होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि हम उस हाफ पेज में ही सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है? किससे करते हैं हम इंक्लूड? अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से। ठीक है? क्योंकि आपने जो पढ़ा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड वही लिख कर आओ, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है कभी भी। कॉपी, ये याद रखना, कभी भी हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है? हमको समझना है। तो उससे जब हम समझेंगे किसी चीज को, किसी के बारे में, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसको अगर हम एक अलग फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, हम अपने माइंड्स यूज करेंगे कि इसका मतलब हो सकता है कि ये भी हो, तो वो कैसे होगा? वो नॉलेज के थ्रू होगा। और नॉलेज कहाँ से आएगी? सिर्फ बुक से नहीं आती नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आती है? आप इंटरनेट का यूज करिए। इंटरनेट है आप लोग के पास? हाँ, है ना? तो इंटरनेट का यूज करिए आप। इंटरनेट से, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, हाइजीन और हेल्थ। ठीक है? तो आपने हाइजीन और हेल्थ के बारे में आपने बुक से पढ़ लिया। ठीक है? आपको लगा कि इससे तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, इसमें तो इतना मतलब है ही, लिखा हुआ ही नहीं है बुक्स में तो इतना कुछ। तो आप क्या करेंगे? आप नेट खोलेंगे, गूगल खोलेंगे। ठीक है? उसमें आप क्या डालेंगे कि आप हाइजीन और हेल्थ टॉपिक डालेंगे। ठीक है? तो आप, कभी किसी ने गूगल यूज किया है? नियति ने किया है, सबने किया है गूगल पे। तो गूगल पे आपने एक चीज नोटिस की, अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो उसके कितने आर्टिकल्स आते हैं पढ़ने के लिए? कितने नंबर्स में आप बता सकते हैं कितने आते होंगे आर्टिकल्स एक ही टॉपिक पे? मैम बहुत सारे आते हैं, जैसे कम से कम आ सकते हैं 40-50 तो आर्टिकल्स आ ही सकते हैं उसमें। हाँ, 40-50 आर्टिकल्स आते हैं। और अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो उसमें कितना लिखा होगा उसमें? मैम अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ छोटे छोटे मतलब टॉपिक के बारे में नोट्स दिए होंगे, कम से कम 10 to 20 वर्ड्स के नोट्स उसमें दिए होते हैं। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बुक से ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रही कि बुक्स खराब होती है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सेशन के बाद आप बोलो कि नहीं दीदी ने बोला था कि बुक्स बोरिंग होती है, उसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है? बुक्स तो पढ़नी ही है। उसके अलावा आपको क्या करना है? हमेशा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो,
ठीक है, समझने के लिए और समझने के लिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? आपको गूगल खोलना है, ठीक है, आपको वो टॉपिक सर्च करना है और आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, कोई भी आर्टिकल लिखा हुआ है, किसी की भी हेडलाइन आपको इंटरेस्टिंग लगे, अच्छी लगे, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बुक्स में सारी चीजें नहीं दी होती आपको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हर एक बुक का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है कि इतने पेजेस रखने हैं, इतने वो रखने हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जब मैंने बुक लिखी थी मेरी, तो मैंने अपनी बुक्स पोएम्स पे लिखी है, कोट्स पे लिखी है, ठीक है। पोएम्स एंड कोट्स सबको पता है, तो वो मैंने अपनी पोएम्स और अपनी कोट्स लिखी, तो मैंने उसके 90 पेजेस रखे सिर्फ, ठीक है। तो 90 पेजेस में कितना कितना आ गया होगा, मतलब मेरी 20 पोएम्स आ गई, 50 कोट्स आ गए, ठीक है, उससे ज्यादा, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखा मैंने। अगर आप वही चीज, अगर आप पोएम्स कोट्स अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इतने आर्टिकल्स मिलेंगे, इतनी सारी चीजें मिलेगी, तो आपको क्या होगा कि उससे एक्स्ट्रा चीजें पता लगेगी, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि आपको हमेशा नॉलेज के लिए एक पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि क्या अपना हर एक राइटर जो होता है, ठीक है, वो अपने थॉट्स और अपने ओपिनियन से भी लिखता है, ठीक है, जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा ज्यादातर, वो आपको इंटरनेट में मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मिलेगा, है ना। तो इसलिए नॉलेज के लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले समझो टॉपिक को, आप लिखो, लिखने के बहुत तरीके होते हैं, समराइज कर लो, पॉइंट्स लिख लो, अपने फ्रेंड को समझा दो, ठीक है, और गूगल से देख लो, ठीक है। तो ये हर तरीका होता है राइटिंग का, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? कोई क्वेश्चन या किसी को कुछ शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस? वैष्णवी को करना है बच्चों? किसको पूछना है कुछ? वैष्णवी आपको पूछना है? वैष्णवी, दीमान, यति, आप लोगों का हैंड रेज है, आपको पूछना है क्या? एसएल हाउस 10 बच्चों प्लीज आप क्लास पे ध्यान दो, तब से आप लोग क्या ये ताश के पत्ते दिखाए जा रहे हो, आप क्लास पे ध्यान दो प्लीज। सॉरी मैम, किसको क्या पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना है मैम, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एकेडमिक राइटिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया है। अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिव राइटिंग के बारे में, ठीक है। ओके, क्रिएटिव राइटिंग कौन बताएगा फिर से क्या होती है? वैष्णवी बताएगी इस बार, वैष्णवी बहुत टाइम से बोल रही है। मैम क्रिएटिव राइटिंग वो होती है जो अपने माइंड से अपना यूज करें, अपना ब्रेन यूज करें, जिस बिल्कुल सही। क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है कि हम बुक्स को बिल्कुल रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, हम अपना जो भी हमारे मन में चल रहा है, ठीक है, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, जो भी हमारे इमोशंस है, जो भी हमारी फीलिंग्स है, जरूरी नहीं है कि आपके इमोशंस अच्छे ही हो सकता है आप आज खुश हो सकता है कल आप दुखी हो, होता है ना ऐसा कभी कभी कि मन नहीं कर रहा आज कुछ करने का, और कभी मन करता है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे ये करना है वो करना है ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि क्रिएटिव राइटिंग में जब आप अपना माइंड यूज करते हैं, ठीक है, एक तरीका होता है कि जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ठीक है। मेरे साथ क्या होता था कि जब मुझे लगता था कि मेरे को कोई सुनने वाला ही नहीं है, मतलब मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, मेरे इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, इतने इमोशंस आ रहे हैं, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि कोई सुने मेरी बात, कि मैं क्या फील कर रही हूँ। होता है ना कभी कभी ऐसा कि आपके कोई सुनने वाला ही नहीं है, आप किसको शेयर करो, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि आपको सामने वाले पे, तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं सोचा कि हमेशा अगर ऐसा हुआ कि सपोज कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर आपका क्या होता है कि आप मन ही मन आपके साथ क्या होता है कि आप अच्छा फील नहीं करते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने राइटिंग स्टार्ट की, इसलिए मैंने लिखना स्टार्ट किया। लिखने से क्या होता है,
जैसे आप जो भी फील कर रहे हो, ठीक है। जैसे आज मैं फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को मैं ये समझा रही हूँ, मैं आप लोग के साथ एक सेशन ले रही हूँ, तो मैं इसको अब लिखूंगी कि आज मुझे क्या क्या लगा, आज मतलब मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कि बच्चे कितने इंटरेक्टिव है, बच्चे कितने मतलब पढ़ने में कितने अच्छे हैं, सबको सबको बहुत कुछ पता है। तो मैं ये अपने जो ये क्या है मेरा, ये मेरे थॉट प्रोसेस है जो मेरे माइंड में चल रहा है, ये मेरे इमोशंस है, ठीक है, जो मैं बताना चाहती हूँ। तो अब मैं कैसे बताऊंगी, मैं ये लिखने के फॉर्म में बताऊंगी, मैं इन सबको लिखूंगी और फिर मैं ये एक्सप्रेस करूंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई करता है ऐसा कि आपको लगे कि आप आज दुखी हो या आज आप बहुत खुश हो तो आप उसको लिखते हो कि मैं क्या फील कर रही हूँ? कोई है ऐसा? या फिर आप इग्नोर कर देते हो, चलो ठीक है, क्या है? रिद्धिमा करती है ऐसा? क्या लिखते हो आप, कैसे लिखते हो? मैम मैं कुछ टाइप, जैसे पहले मैं कुछ इस टाइप से लिखती हूँ कि जैसे मतलब मैं अपनी पूरी पहले रूटीन मतलब पहले लिखती हूँ कि जैसे मैं उठी, मैंने अगर मतलब मैंने एक कुछ ऐसी चीज देखी जो मुझे लगा कि वो नहीं होना चाहिए था, और मतलब उसमें भी अपने मतलब अपने वो सारी उसमें लिखती हूँ। और मैम जब मैं खुश होती हूँ तो मैम मैं मतलब हर रोज मैम मैं लिखती हूँ अपने उसमें कि मैं कैसा फील करती हूँ। और मतलब हम और कभी कभार जब मुझे मतलब जब हम दो मतलब एक पर्सन बता रही हूँ, जब मेरे भाई की लड़ाई हो जाती है तो मतलब उसका भी लिखती हूँ मैं कि क्या कि मतलब उसने आज मुझे ऐसा किया मतलब हमेशा। और मैम और भी बहुत सब कुछ लिखती हूँ मैं तो तो। इससे, हाँ, तो इससे क्या होता है, आप लिख लेते हैं फिर आपको अच्छा लगता है, गंदा लगता है कि यार मैंने क्या लिखा है? मतलब कुछ अच्छा फील होता है मन में? यस मैम, मुझे अच्छा वैसे तो मैम मैं सबको डिस्कस कर देती हूँ इस बात में, पर मैम जब मैं लिखती हूँ मुझे अच्छा फील होता है और मुझे ये लगता है कि कोई बात नहीं, कि मतलब मैंने अपना जो टाइम है, जो अगर मैंने 20 मिनट भी लिखा है तो मैंने किसी अच्छी चीज में मतलब उसे स्पेंड कर दिया, मैंने फोन देखने के बजाय उसमें अपना, और मैंने किसी अच्छे से अपने दोस्त को अपनी सारी बातें शेयर की। ठीक है, वेरी गुड। तो राइटिंग में क्या होता है कि जब आप कुछ भी फील कर रहे हो, आपके कोई भी इमोशंस है, आपके कोई भी थॉट्स है, अगर आप उसको लिख देते हो तो ये हमेशा, आप जिसने भी ट्राई नहीं किया हो अभी तक, ये जरूर ट्राई करना, कुछ भी किसी भी चीज के बारे में आप लिखना, आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि चाहे कोई हो हमें सुनने वाला, चाहे कोई नहीं हो, बट हमारा कौन है फ्रेंड, हमारा पेन और पेपर तो हमेशा रहेगा ही फ्रेंड, है ना? तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग में, कि आपके जितने भी इमोशंस आ रहे हैं ना आपके माइंड में, जितने भी, मतलब जरूरी नहीं कि वो अच्छे ही हो, बुरे भी हो सकते हैं, तो आपको सब कुछ मतलब एक पेपर पेन में पेपर लेना है, एक पेन लेना है और आपको सब कुछ लिख डालना है। ठीक है, एक डायरी मेंटेन करनी है आपको, ठीक है, एक आपकी सेपरेट डायरी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप सब कुछ लिख रहे हो। ठीक है, एक अलग से आप कॉपी बनाएंगे, ठीक है, और आप जो भी फील कर रहे हो आप उसको लिखेंगे। यहाँ तक समझ आया सबको? सबको समझ आ रहा है ना बच्चों? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी को कोई डाउट पूछना हो, किसी को कुछ? सबको समझ आया? ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, हम फटाफट अब करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। पहली चीज, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मतलब कि आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, आप क्या सुन रहे हैं, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज से ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, जरूरी ही नहीं है। ठीक है, आपको लिखने के लिए आप, हो सकता है कि आपके सामने कोई पेंटिंग है, ठीक है, या फिर कुछ भी आपके सामने रखा हुआ है, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा ये ऐसा है, इस पेंटिंग में ऐसे ऐसे है, इस पेंटिंग ये में ये कलर्स है, कुछ भी मतलब कोई भी कंटेंट है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप एक पेन लेंगे, एक पेपर लेंगे
और आप उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे जो भी आपको समझ आ रहा है। जरूरी नहीं है कि सही हो गलत हो, ठीक है, आपको बस लिखना है। यहाँ तक इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा? थम्स अप करो जिसको इंटरेस्टिंग लग रहा हो। ओके, तो आपको समझ आ गया ना? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर आप सोचो कि हम कब लिखें, ठीक है, कोई टाइम होता है लिखने का, तो वैसे तो कोई टाइम नहीं होता लिखने का। आपको अगर दिन में भी, सुबह भी, कुछ भी आपको, आपने ऑब्जर्व किया कि यार मेरे को इस बारे में लिखना है, मतलब ये मैं लिख के, मेरे को एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और मुझे अपने थॉट्स लिखने हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। पर सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है लिखने का आपका, जब भी आप सो रहे हो, ठीक है, सोने से पहले आपको एक अपनी डायरी मेंटेन करनी है, ठीक है, और रोज की एक हैबिट डालनी है कि आपको लिखना ही लिखना है। चाहे आप 2 पेज लिखो, 4 पेज लिखो, जितनी आपकी मर्जी है, ठीक है, चाहे आप 2 लाइन भी लिख रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये हैबिट डालनी है कि आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, आपकी आपका माइंड आप ज्यादा यूज कर पाओगे, ठीक है, आप क्रिएटिव बन पाओगे, ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस ज्यादा चलेगा, आप में इमोशन ज्यादा आएंगे कि आप लिख सकते हैं। आपको कुछ भी, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता कि मैं इस पे लिख सकता और इस पे नहीं लिख सकता, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो बुक लिखी उसमें मैंने अपने पोएम्स डाले, मैंने अपने कोट्स डाले, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप पोएम्स और कोट्स ही डाले, आप एक स्टोरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक पेंटिंग रखी है तो आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है कि ये कैसे दिख रही है, ये किस फॉर्म में है, ये ये किस समझ रहे हैं आपकी, मतलब इसमें क्या मीनिंगफुल क्या है, आपको हर चीज में मीनिंग ढूंढना है, ठीक है, हर चीज का एक मीनिंग होता है, ठीक है, चाहे वो एक पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी रखा हो, ठीक है। तो जैसे पोएम्स भी हो सकती है, कोट्स भी हो सकते हैं, स्टोरी भी हो सकती है। अच्छा, आप जैसे आप मूवीज देखते हैं, ठीक है, पिक्चर्स देखते हैं ना सब मूवीज, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आप सब मूवीज देखते हैं, मूवीज देखने का शौक है सबको? बच्चों बताओ, सबको शौक है, सबको पसंद है मूवी देखना? हाँ, सबको पसंद है। हाँ, ठीक है, सबको पसंद है ना। तो मूवीज में क्या होता है, मूवीज में जो मूवी बनाता है वो अपना दिमाग ही तो लगाता है, वो कोई बुक पढ़ के थोड़ी ना मूवी बना देता है। मतलब बुक होते है कि कोई कोई किसी ने किसी की रियल लाइफ की स्टोरी पे अगर आपने मूवी बनाई है तो वो बुक से ही होती है, बट क्या होता है कि उसमें भी अपना माइंड यूज होता है कि आपको कौन सी जगह कौन सा सीन डालना है, किस जगह आपको अपना सॉन्ग डालना है, कौन सी जगह पे आपको शूटिंग करनी है। सब कुछ क्या होता है, आपका माइंड काम करता है, ठीक है, सब कुछ आपके इमोशंस होते हैं, सब कुछ आपके थॉट्स होते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव राइटिंग में यही होता है कि जो भी आपको लिखना हो, जिस पे भी आपको लिखना है, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, तो वो आप सब कुछ लिख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता राइटिंग में कि आप खराब राइटिंग कर रहे हो, आप अच्छी राइटिंग कर रहे हो। राइटिंग राइटिंग होती है, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग, समझ गए? अच्छा, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे हम राइटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप को लिखना है, अगर आपको अपना आगे करियर भी बनाना है लिखने में, तो सबसे जरूरी होता है कि आपको बहुत चीजें पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। जब तक आप कोई चीज पढ़ोगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाओगे, है ना। क्या होता है कि कभी हम सोचे कि हमें इसके बारे में लिखना है, बट हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो हम लिखेंगे क्या। तो सबसे जरूरी होता है कि हम उस चीज को बार बार पढ़े और फिर हम अपने हिसाब से जो भी हमें समझ आया, हमारा हम जो भी हमें लग रहा है कि ये ऐसा बोल रहा है, तो हम उसको लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि जब भी हम कुछ, सपोज आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग सा लग रहा हो कि ये बहुत अच्छा है, तो क्या करना है, आपको उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन करने से क्या होगा कि आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा कि आज मैंने इंटरेस्टिंग लाइन ये पढ़ी। ठीक है, तो उससे आपका थॉट प्रोसेस और काम करेगा। फिर तीसरी चीज होती है जो हमने डिस्कस करी कि आप जो भी आपने समझा, जो भी आपने लिखा, आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप खुद में ही रखें। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। वो हो सकता है कि और तरीके बताए लिखने के। और आपको हैबिट तो डालनी ही है कि डायरी में एक एक पेज आप लिखे ही। ठीक है, आप रोज रात को सोने से पहले एक पेज, आधा पेज, 2 लाइन, 4 लाइन, जितनी भी आपको समझ आया है पूरे दिन में, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो सब लिख दो। ठीक है, और फिर हम लास्ट पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो लिखा वो गलत है, सही है। कैसे पता लगेगा हमें कि मतलब कि बिल्कुल ही हमने मतलब समझ ही नहीं आ रहा है सामने वाले को, क्योंकि हमने लिखा क्या है। ये भी गलत हो जाता है ना कि आप सपोज किसी को बताना चाहते हो कि हमने ये लिखा, और आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी चलो तारीफ ही करे कि वाह कितना अच्छा लिखा है आपने, बट अगर सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं रहा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आप जो भी आप लिख रहे हो ना, या तो आप अपने जो भी आपके टीचर्स है, ठीक है, टीचर्स हो गए या जो भी आपसे बड़े हैं, ठीक है, उनसे डिस्कस करो। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है कि जो भी आपने लिखा आप उसको रिवाइज करो। ठीक है, बहुत जरूरी होता है कि जो भी आप लिख रहे हो उसको जब आप फिनिश कर दो लिखना, तो आप 2-3 बार उसको रिवाइज करो। रिवाइज मतलब आप 2-3 बार उसको लगातार पढ़ते रहो। उससे क्या होगा कि आपको हो सकता है कि जब आप लिख रहे हो फर्स्ट टाइम आपको समझ नहीं आया आपकी मिस्टेक्स, बट सेकेंड टाइम आपको और आएगी, हाँ ठीक है मैं इसमें ये चेंज कर सकता था या कर सकती थी। थर्ड टाइम पे आपको पक्का पक्का पता लग जाएगा कि ये मेरी मिस्टेक्स है, तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और ये आपको रिपीट करना है हर दिन। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? अनुराग पाल, आप ये क्या कर रहे हो स्क्रीन पे? और सबसे जरूरी है राइटिंग के लिए कि आप हमेशा जब भी आप स्टार्ट करें, ठीक है, आज से इसके बाद जब भी हमारा ये वेबिनार ओवर हो जाएगा, ठीक है, आप जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये ध्यान रखना कि आप कभी भी कोई टॉपिक ऐसा चूज मत करना जो आपको ऑलरेडी बोरिंग लगता हो, जिसपे आपको कुछ पता ही नहीं हो, मतलब आपको वैसे भी पढ़ने की इच्छा नहीं करती उस टॉपिक को। ठीक है, उस टॉपिक को चूज करना जो आपको बहुत पसंद हो। जैसे हो सकता है आपको खुद के ऊपर लिखना पसंद हो सकता है आपको अपनी मम्मी के ऊपर लिखना हो, अपने पापा के ऊपर लिखना हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के ऊपर लिखना हो। ठीक है, या कोई भी सोशल टॉपिक हो। ठीक है, तो हमेशा एक ऐसा टॉपिक चूज करना लिखने के लिए जो आपको पसंद हो लिखना जिसपे। और हमेशा अपने साथ एक डायरी लिखना, डायरी रखना। ठीक है, जिससे कि जब भी आप कोई भी चीज ऑब्जर्व करें तो आप उसको लिख सके। ठीक है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपके इमोशंस है, ठीक है, अगर हम उसी टाइम उसको लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड और काम करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। ठीक है, अगर हम उसी को अवॉइड करते जाएंगे, हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम बोल भी नहीं रहे हैं किसी को और हम लिख भी नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो एक कलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, थॉट्स का, इमोशंस का, जो कि कभी एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। ठीक है, जो कभी शो ही नहीं हुआ। तो जरूरी है कि लिखते हुए हर एक इमोशन आप लिखे अपना, जो भी आप फील कर रहे हो। ठीक है, और हमेशा स्टार्ट करना छोटे से लिखना। कभी ऐसे नहीं कि आप लगातार 2-3 पेजेस लिख रहे हैं, लगातार आप 6-7 पेजेस लिखना स्टार्ट कर कभी भी। ठीक है, तो आप छोटे छोटे वर्ड से, छोटे छोटे लाइन से, छोटे छोटे पेजेस से आपको स्टार्ट करना है। और सबसे जरूरी है कि आप जो भी लिख रहे हो आप उसको एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ऐसे बर्डन से नहीं कि मुझे दीदी ने आज बोला ही है इसलिए मेरे को लिखना ही है। मतलब हो सकता है किसी किसी दिन आपका मूड नहीं हो लिखने का कि नहीं मुझे नहीं लिखना, तो इट्स ओके, आप मत लिखो। तो ये यहाँ तक सबको समझ आ गया? किस किस को
ये अच्छा लगा कि राइटिंग का कॉन्सेप्ट रिद्धिमा को अच्छा लगा। और किसी को? बच्चों आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हो आपको कैसा लगा आज का सेशन, जल्दी जल्दी से। अवनी को अच्छा लगा, सागर को अच्छा लगा, अवनी आराध्या को, प्रिया, पीहू, काफी बच्चों, अनु को अच्छा लगा, काफी बच्चों। जब बहुत अच्छा, तो अब से सब अपनी एक क्या करेंगे, डायरी मेंटेन करेंगे, ठीक है? अपने पास एक डायरी रखेंगे, सुंदर सी डायरी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे आपकी जो स्कूल की कॉपीज होती है वैसे नहीं, है ना? बहुत सुंदर सी डायरी होगी और आप एक पेन रखेंगे, ठीक है? और आपको जो भी आपके मन में है, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, वो सब आप लिखेंगे रोज। रोज की रोज लिखेंगे ना अगर आप, तो उससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा फील होगा। आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि 10 डेज बाद, 20 डेज बाद आपको वो अच्छा लगेगा कि आपने लिखा। आपने, कोई बात नहीं अगर हम हमारे पास कोई नहीं है सुनने वाला, हम किसको शेयर करें अपनी बातें? कभी कभी होता है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर टाइम पे हम करना चाहते हैं शेयर, बट कोई होता नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और आप सब कुछ लिख दीजिए, ठीक है? ओके मनीषा, आई एम डन। थैंक यू साशा। साशा आपको थैंक कैसा लगा सेशन लेके बच्चों के साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि जब मैं ऐसे मतलब एनजीओ स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली मैंने एक इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन भी राइटिंग के ऊपर, जो कि मेरा पैशन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और ये बच्चे भी बहुत अच्छे इंटरेक्टिव है, और मतलब दिख रहा है कि इनको पढ़ने का कितना शौक है। एंड यू गाइज आर आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब कि जिनको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है पढ़ने की, लर्निंग की, और जिनकी इच्छा होती है, तो उन सब के लिए इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। Thank you, thank you. Anything you would like to say about Passion Guru, and would you like to take more sessions like these? Sure, sure, I'm looking forward. Great, great. Thank you so much for coming. थैंक यू मनीषा। बाय बच्चों।